हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आपने मास्टर कर ली, जो अगर आपने सीख ली, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि आप मार्केट के गुरु बन जाओगे, क्योंकि मार्केट का कोई भी गुरु नहीं होता है। मार्केट खुद अल्टीमेट गुरु है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है कि वो मार्केट गुरु हैं, तो उस आदमी से आप बहुत दूर रहिए, क्योंकि वो आपका कोई भला नहीं कर सकता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम मार्केट के स्टूडेंट्स हैं, मार्केट अल्टीमेट गुरु होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जो चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ ये आपने सीख ली, ये आप इन चीज़ों को मास्टर करते हो, तो आप मार्केट के अच्छे जानकार होंगे और मार्केट से आप डेफिनेटली पैसा बना के निकलोगे। मार्केट आपको बहुत रिवॉर्ड देगा। तो ये 10 चीज़ें क्या है, मैं आपके साथ 10 चीज़ें टोटल शेयर करने वाला हूँ। ये 10 चीज़ें क्या है ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बेसिकली आज के इस वीडियो का मेरा मकसद ये है बनाने का कि अगर आप मार्केट की एक कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो, देखिए नॉर्मली हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, जिसमें ट्रेडिंग भी आता है, जिसमें ऑप्शंस भी आती हैं, जिसमें इन्वेस्टिंग भी आती है। तो अगर आप उस सारी चीज़ों को सीखना चाहते हो, आप मार्केट के एक जानकार बनना चाहते हो, इन डिटेल आप उस चीज़ को मास्टर करना चाहते हो, और आप वहाँ पे अपना टाइम देने के लिए भी रेडी हो, आप सीखने के लिए भी रेडी हो, लेकिन आपका एक फ्रेम नहीं बन रहा है कि मैं क्या सीखूं, कि स्टॉक मार्केट को अगर मुझे मास्टर करना है तो क्या चीज़ मुझे सीखनी चाहिए। अगर वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या आपको सीखना चाहिए, आपकी जो लर्निंग है उसका फ्रेम किस तरह का होना चाहिए, क्या वो टॉपिक है जो आपको सीखने चाहिए, क्या वो टॉपिक है जो आपको मास्टर करने चाहिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 टॉपिक शेयर करने वाला हूं, 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा। इन 10 चीजों को आप मास्टर कर लीजिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मार्केट की आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन करके और मैं आपको बताता हूं कि ये टॉपिक्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस है, इसको आप मास्टर कीजिए कि आपको बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से देखनी है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का नाम लिया, बैलेंस शीट क्या होती है, अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो तो आपको पता लग जाता है उस कंपनी पे कितना कर्ज है, किस तरह का उसका मैनेजमेंट है, उसका पी रेशियो क्या है। ये जितनी भी चीज़ें होती है आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। ये बेसिकली उसके फंडामेंटल्स में आते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो उसमें बेसिकली यही चीज़ आप देखते हो। तो इस चीज़ को आप मास्टर कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स को मैं किस तरह से देख सकता हूँ। फंडामेंटल्स को देख के, उस कंपनी की बैलेंस शीट को देख के आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे मुझे पैसा लगाना चाहिए या नहीं, वो कंपनी अच्छी है या नहीं। ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस है, उससे करके हम और पता करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। इसको आप मास्टर कीजिए ताकि आपको पता लगे कि कौन से स्टॉक आपको चूज करने हैं, कहाँ पे आपको पैसा लगाना है और कौन से स्टॉक आपको अवॉइड करने हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें बेसिकली हम चार्ट्स को देखते हैं, इंडिकेटर्स को देखते हैं, या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस में आता है, जहाँ पे हम चार्ट को देख के, वहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स को हम बैक साइड पे रखते हैं और यहाँ पे एक अजम्पशन पे हम वर्क करते हैं कि जो प्राइस मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें सारी चीज़ें फैक्टर इन हैं, उसमें सारी न्यूज़, सारे फंडामेंटल्स हैं, उनको फैक्टर इन करके और वो प्राइस वहाँ तक पहुँचा है। तो अगर मैं प्राइस को देख रहा हूँ तो बाकी चीज़ें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस में वो सारी चीज़ें फैक्टर इन हो रखी हैं। ये एक टेक्निकल एनालिस्ट का अजम्पशन होता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम चार्ट्स को देखते हैं, इंडिकेटर्स को देखते हैं, या प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आपको मास्टर करनी चाहिए वो टेक्निकल एनालिसिस है। तो पहली होगी फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी होगी टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, और तीसरा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादातर लोग ओवरलुक करते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे डे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, या चाहे इन्वेस्टिंग ही क्यों ना हो, कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, अगर आप वहां पे सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। देयर शुड बी ए सिस्टम जो आपके रिस्क को मैनेज कर रहा है। आपके प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि
कि मेरी पोजीशन साइजिंग क्या होगी, मैं एक ट्रेड में इतने से ज़्यादा पैसा लूज नहीं करूंगा, या मेरा प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपका ज़रूर इन प्लेस होना चाहिए। अगर आप चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, या किसी भी फॉर्म की आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ है, ये आपको ज़रूर मास्टर करनी चाहिए। इसको अगर आप ओवरलुक करते हो और बाकी सब कुछ आप सही करते हो तो भी आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि जिसका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता है उसको सिर्फ एक ट्रेड चाहिए, एक ट्रेड उसके अगेंस्ट गया और उसकी पूरी कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगी। तो इस वजह से रिस्क मैनेजमेंट है, इसको आप मास्टर कीजिए। इस पे आप जितनी पढ़ाई कर सकते हो या इस पे आप जितना कंटेंट देख सकते हो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिवार्डिंग होने वाला है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो इस चीज़ को ओवरलुक करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट है, इसको आपको ओवरलुक नहीं करना है। ये वो फील्ड है जहाँ पे आपको मास्टर करना चाहिए। तो ये है आपका तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक की, और चौथा टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन है ये सिर्फ स्टॉक्स में नहीं होता है। अभी तक आपने सुना होगा कि आपको अपना सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं डालना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना पैसा। तो बिल्कुल स्टॉक्स में आपने ज़रूर ये सुना होगा, लेकिन डाइवर्सिफाई आपको हर जगह करना चाहिए। देखिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, वहाँ पे भी एक स्ट्रेटजी में आपको अपना सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर रहे हो, एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड कर रहे हो, एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कर रहे हो, ये 3 स्ट्रेटजी हैं जो आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा पैसा स्ट्रैंगल में ही जा रहा है, या सारा पैसा आपने आयरन फ्लाई में लगा दिया, या आपने कैलेंडर स्प्रेड में लगा दिया। आपका पैसा इक्वली डिफरेंट स्ट्रेटजीज में डिवाइड होना चाहिए। पैसा आपका कभी भी एक चीज में नहीं होना चाहिए, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो। डाइवर्सिफिकेशन है ये आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जब आप करते हो तो आपका रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन आपके काम तब आएगी जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक खरीद रखे हैं और एक दूसरा ट्रेडर है उसने सिर्फ एक ही स्टॉक खरीदा है, उसमें सारा पैसा डाल दिया है। तो अगर फेवरेबल मूव आएगा तो बिल्कुल आपसे ज्यादा प्रॉफिट उस ट्रेडर को होगा जिसने सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल रखा है। लेकिन अगर बाई चांस कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है और मार्केट तेजी से गिरना स्टार्ट कर देता है, तो देखिए आपके पास 10 स्टॉक हैं, हो सकता है उसमें से 5 स्टॉक गिर रहे हो लेकिन 5 स्टॉक ऊपर जा रहे हो, तो आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो पर्सन जिसने सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल रखा था उसका पूरा पैसा चला गया है। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन है ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको भी लोग ओपनली ओवरलुक करते हैं। देखिए ये जो 10 टॉपिक मैंने निकाले हैं ये बहुत सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह में जो भी आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज़ें मैं रोज़ रोज़ डिस्कस नहीं करता हूँ, और आज संडे के दिन ये डालने का मेरा मकसद यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। अगर आप अपना टाइम कहीं पे डिवोट कर रहे हो, अपना इतना कीमती टाइम आप दे रहे हो लर्निंग में, तो उस लर्निंग की एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है। तो इस वजह से ये वीडियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आपका एक फ्रेम सेट हो, आपको एक डायरेक्शन मिले, आपकी लर्निंग को एक डायरेक्शन मिले कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया है, टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस को आप मास्टर कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को आप मास्टर कीजिए, और अगली चीज मैंने आपको क्या बताई है, डाइवर्सिफिकेशन को आप जरूर समझिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये एक ऐसी चीज है जिस पे आप मिस आउट नहीं कर सकते। तो डाइवर्सिफिकेशन है, इसको आप जरूर मास्टर कीजिए, इस पे आप अपना टाइम दीजिए। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, और अगला टॉपिक है वैल्यू इन्वेस्टिंग। देखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हो, देखिए ट्रेडिंग अलग चीज होगी, इन्वेस्टिंग अलग चीज होगी। या तो आप एक ट्रेडर हो सकते हो या आप एक इन्वेस्टर हो सकते हो। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि एक चीज जिसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए लेकिन किसी भी कारण से मार्केट में वो चीज अंडर वैल्यूड है, वहां पे आप अपना पैसा लगा रहे हो। अब ये चीज फंडामेंटल जो एनालिसिस है उससे आप रिलेट कर सकते हो, हालांकि होती भी है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग अपने आप में बेसिकली क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये देखना है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन से हैं, जिनकी वैल्यू को उनका करंट मार्केट प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो अंडर वैल्यूड है। वहां पे अगर आप पैसा लगाते हो तो उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आपको इस चीज के हंट पे जरूर रहना चाहिए। आप हमेशा अपनी नजरों को खुला रखिए, मार्केट में देखते रहिए कि कहां पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे प्राइस है वो स्टॉक की वैल्यू के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो अंडर वैल्यूड है, और ऐसे स्टॉक्स में जरूर आप अपना पैसा लगाइए। चलिए, तो इसके बाद आता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। जी हाँ, डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया? देखिए बहुत से लोग हैं जो मार्केट में इस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे तो नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पे जो डिविडेंड आता है वो बड़ा हैंडसम होता है। जैसे जितने भी PSUs होती हैं, जैसे अगर मैं आपको मिसाल के लिए बोलूं,
इंडियन ऑयल है, मान लीजिए आपने इंडियन ऑयल में पैसा लगा दिया है, तो इंडियन ऑयल कंपनी है, ये डिविडेंड अच्छा खासा देती है। जो पीएसयू सेक्टर होता है वो डिविडेंड बेसिकली अच्छा खासा देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि वो स्टॉक अगले 1 साल में डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इस तरह के रिटर्न्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। वो बेसिकली ऊपर या नीचे होते रहेंगे, एक रेंज में वो अपना टाइम निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको उस तरह के गेन्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ डिविडेंड्स आपको वहाँ पे हैंडसम मिलेंगे। तो कई इन्वेस्टर इस तरह के होते हैं जिनकी अप्रोच ही सिर्फ डिविडेंड खाना होती है, कि उन्होंने पैसा लगा दिया है, उनका पैसा सेफ है और उनकी जो मेन अर्निंग है वो डिविडेंड से हो रही है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो तो वो आप अपनी करते रहिए, लेकिन ये भी आप ज़रूर देखिए कि भाई एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग, और मुझे ऐसे स्टॉक्स में भी पैसा डालना है जो हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे ना जाएं, लेकिन वहाँ पे डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है। और बेसिकली आपको देखने को भी यही मिलेगा, डिविडेंड अच्छा उन्हीं स्टॉक्स में आपको मिलेगा जो एक रेंज में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पीएसयू सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे डिविडेंड अच्छा होता है, लेकिन वो एक रेंज में रहते हैं ज़्यादातर टाइम। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये देखने को मिलेगा। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग है, इसके बारे में आप और सीखिए कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है। मैंने आपको बेसिकली एक टॉपिक बता दिया है, एक एरिया बता दिया है जहाँ पे अब आप पढ़ सकते हो। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग है, इसको आपको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, तो इसके बाद अगला टॉपिक जहां पे आप अपना टाइम लगा सकते हो वो है बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है? देखिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में बेसिकली हम बोलते हैं कि भाई ये माइंड सेट का खेल है, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मोर और लेस वो इसी चीज़ के अंडर आती है। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे सेंटीमेंट ट्रेड होते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता, बेसिकली सेंटीमेंट है, उनके ऊपर मार्केट वर्क करता है। आप ये देखिए कि मार्केट में हर रोज एक ही स्टॉक को लेके और कितने लोग हैं जिनकी डिफरेंट राय है। आधे लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, आधे लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो जो सेंटीमेंट होते हैं लोगों के, वो यहाँ पे ड्राइव करते हैं मार्केट को। सेंटीमेंट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोग इसको ईजी मनी समझते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों के सेंटीमेंट को गेज करना होता है, कि लोगों के सेंटीमेंट है उनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं सोच रहा हूं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, आप सोच रहे हो ये स्टॉक नीचे जाएगा। अब देखिए, इवेंचुअली हम दोनों में से एक तो सही होगा, लेकिन ये जो फोर्स है यहाँ पे, देखिए आप और मैं ही नहीं बैठे हो, करोड़ों लोग यहाँ पे बायर हैं, करोड़ों लोग यहाँ पे सेलर हैं। तो वो जो सेंटीमेंट्स का जो बैटल है उसको आपको डिकोड जरूर करना आना चाहिए। बिहेवियरल फाइनेंस है, बेसिकली उसमें यही चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा भी आएगा। तो बिहेवियरल फाइनेंस है, उसको आप पढ़िए और उसको आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। काफी डीप इनसाइट आपको सीखने को मिलेंगी, और जो चीज आपको सीखने को मिलेगी वो काम आपके सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, वैसे जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें भी वो बहुत काम आने वाली है। चलिए, इसके बाद अगली चीज जो आपको मास्टर करनी चाहिए वो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हो गए? बेसिकली आप ये मानिए कि फेड की मीटिंग है, आरबीआई की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं या इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है, या जो बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर गई है या नीचे गई है, ये मार्केट को किस तरह से इफेक्ट करेगा। बेसिकली इन्हीं चीजों की जो स्टडी है वो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, उसके अंडर यही सारी चीज आती हैं। आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए कल आरबीआई की मीटिंग है, तो वहां पे रेपो रेट को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, उसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। न्यूज में आप देखते होंगे कि आरबीआई की मीटिंग है और उसका आउटकम आने वाला है, और बैंक निफ्टी है वो आते एकदम से ऊपर चला गया है, नीचे चला गया। तो जो मार्केट ड्राइव हो रहा है उससे, जो वो न्यूज़ है, जो उसका आउटकम है, उसका जो मार्केट पे असर पड़ रहा है वो आपके समझ जरूर आना चाहिए। ये नहीं कि आपने न्यूज़ में देख लिया, उन्होंने बता दिया, तो आपको ये तो पता है कि हाँ इस इवेंट की वजह से और मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन उसके पीछे का जो मैथ है, जो साइंस है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो कि रेपो रेट ऊपर गई है तो इससे मार्केट ऊपर या नीचे क्यों गया है, या रेपो रेट नीचे गई है तो इससे मार्केट में ये जो आउटकम आया, ये जो इफेक्ट आया है, ये क्यों आया है। ये चीज़ जब आप समझने लग जाओगे तो बेसिकली आप इकोनॉमी को समझने लग जाओगे। मार्केट जो है, मार्केट कुछ नहीं होते हैं, मार्केट इकोनॉमी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर आप इकोनॉमी को समझ रहे हो तो आप मार्केट की चाल को समझने लग जाओगे। देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो लॉन्ग टर्म में आप ये मान के चलिए मार्केट ऊपर ही जाएंगे, और इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो मार्केट टेम्परेरी तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट नीचे ही आएंगे। तो स्टॉक मार्केट जो होता है ये उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसका एक मिरर होता है। शॉर्ट टर्म में ये इरेशनल जरूर हो सकता है, इसके जो आउटकम है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है,
इस तरह की इरेशनलिटी आपको शॉर्ट टर्म में जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। इकोनॉमी अच्छी होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो मार्केट गिरेगा। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये एक टॉपिक है जिस पर आप अपना टाइम लगाइए, जिसको आप मास्टर कीजिए। इन चीजों को आप समझना शुरू कीजिए कि बॉन्ड यील्ड है, इनका मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है, या रेपो रेट है उसके ऊपर या नीचे होने से मार्केट पे किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इवेंट से मार्केट इफेक्ट हो रहा है वो जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी चीज को देखते हैं। देखिए, जिस भी दिन आरबीआई की मीटिंग होती है तो आपको और मुझे पता होता है कि आरबीआई की मीटिंग है और मार्केट आज वोलेटाइल रहने वाला है। अब ये सब लोग जानते हैं और न्यूज में इवन वो देख भी लेते हैं कि रेपो रेट ऊपर गया है या नीचे गया है, लेकिन 99% लोग इस चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि ये जो आउटकम आया है, इससे मार्केट पे ये जो इफेक्ट आया है, ये क्यों आया है, उसको इंटरप्रेट वो नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे आप अपना टाइम दीजिए, इस चीज को आप पढ़िए, इस कॉन्सेप्ट को आप अपना क्लियर कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो 9 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं और अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड 10th पॉइंट की, एंड दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। देखिए, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, या चाहे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वो एक ऐसी चीज है जिस पे आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। किसी भी आप एक सक्सेसफुल मार्केट पार्टिसिपेंट को देख लीजिए, ही इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। चाहे आप राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर लीजिए, या इंटरनेशनली हम देखें तो आप चाहे वॉरेन बफेट की बात कर लीजिए, सब एक कंपनी में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे हैं, जिसके उनको मल्टीपल गेन्स, जो एक्सपोनेंशियल गेन्स है वो उनको वहां पे मिले हैं। देखिए, एक्सपोनेंशियल गेन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पॉसिबल हैं। ऑप्शंस को हम ट्रेड करते हैं, अगर आप एक ऑप्शन बायर को देखोगे तो ऑप्शन बाइंग में बेसिकली क्या होता है, आपने 5 रुपए का एक ऑप्शन बाय किया और एक्सपायरी डे पे वो एक्सपायर हो रहा है 300 रुपए पे। तो ये जो एक्सपोनेंशियल गेन आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए स्क्रीन पे हो गया, लेकिन कितने ट्रेडर होंगे जिन्होंने इसको कैपिटलाइज किया होगा कि उन्होंने 5 पे खरीद के 300 पे बेचा? शायद एक भी नहीं। तो जिस तरह के गेन्स आपको ऑप्शंस में दिखते हैं, वही आप प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू ले सकते हो। यहां पे आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक स्ट्रोक लिया और वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया और आप 1-2 साल बाद उसमें से निकल गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो कम से कम पीरियड आप मान के चलिए 10 साल। 10 साल आपको उस स्टॉक पे इन्वेस्टेड रहना है। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है विजन की। लोगों का इतना बड़ा विजन नहीं होता है, वो 10 साल आगे की लाइफ को देख नहीं रहे हैं, वो बहुत छोटा देख के चल रहे हैं। 10 साल का जब नाम सुनते हैं वहीं पे वो लोग हताश हो जाते हैं कि 10 साल तो बहुत लंबा पीरियड है। देखिए, 10 साल तो मैं कम से कम बता रहा हूं, इट कुड बी 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर्स। आपका विजन उतना बड़ा होना चाहिए कि आप वहां भी देख पा रहे हो कि हाँ ठीक है 10 साल है अभी, लेकिन वो भी हो जाएंगे। अगर आपका उस तरह का विजन है तो फिर ये चीज़ आप कर पाओगे। अदरवाइज ये चीज़ जितना बोलने में आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत आगे ले जाके बिठा देगा। जितने भी मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो लोग बोलते हैं कि 99% लोग पैसा लूज करते हैं, तो वो 1% क्लब है, उसमें डेफिनेटली आप आ जाओगे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो। ये 3 चीज अगर आप ब्लेंड कर देते हो तो आप देखिए वो जो 1% क्लब है उसमें आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक विजन होना चाहिए। चलिए, तो ये 10 टॉपिक है जहां पे आप अपना टाइम लगाइए। देखिए, अगर आप मार्केट में टाइम लगा रहे हो, लर्निंग में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहां पे एक डायरेक्शन आपकी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आप पढ़ने निकलोगे तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपकी लर्निंग को एक डायरेक्शन मिले। तो देखिए, ये 10 टॉपिक हैं, इनको आप मास्टर कर लीजिए। मोर और लेस इसमें आप स्टॉक मार्केट को पूरा कवर कर लोगे। तो ये 10 टॉपिक क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है डाइवर्सिफिकेशन, और अगला है वैल्यू इन्वेस्टिंग, और उससे अगला है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, और उसके बाद आता है बिहेवियरल फाइनेंस, जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप पढ़ोगे आपको पढ़ने में मजा आएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की ये जो रेपो रेट बढ़ती है, कम होती है, इसका मार्केट से क्या लेना देना है, क्यों मार्केट इतना वोलेटाइल रहता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, इस चीज को आप मास्टर कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप जरूर कीजिए। चलिए, तो ये 10 टॉपिक हैं, इनको आप पढ़िए, यहाँ पे आप अपना टाइम लगाइए, ये आपके काम आने वाला है। जब आप इतनी मेहनत करके वहाँ पे टाइम लगा के इन चीज़ों को सीखोगे तो आप मान के चलिए कि मार्केट की आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये मैं ओवरऑल पूरे स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग भी होगी,
डे ट्रेडिंग भी होगी, पोजिशनल ट्रेडिंग भी होगी और आपकी इन्वेस्टिंग भी होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी होगी। तो पूरा स्टॉक मार्केट को बेसिकली आप कवर करते हो अगर इन सभी टॉपिक्स को आप मास्टर करते हो तो। लेकिन हाँ, ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये मैंने आपको बता तो दिए हैं, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो यू विल सी कि ये उतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन हाँ, अगर आप एक फोकस के साथ और एक डेडिकेशन के साथ लगते हो तो ज़रूर आप इनको एक्सेल कर पाओगे और मार्केट में आप एक सफल पार्टिसिपेंट बनोगे। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।